जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज़ दीपेश भट्ट और पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। सिटीजनशिप का हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ये देख लिया था कि ये पार्ट सेकंड में मिलता है सिटीजनशिप के बारे में, और फिर आर्टिकल क्या है 5 to 11, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, और और एक्ट क्या है सिटीजनशिप एक्ट, उसमें कौन कौन से 5 तरीके हैं जिससे एक्वायर की जा सकती है सिटीजनशिप, और कौन से तरीके हैं जिससे लूज़ की जा सकती है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट दो तीन तरीके जो बचे हुए थे एक्वायर करने के, वो भी आज देखेंगे। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने बाय बर्थ बाय रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके देख लिए थे एक्वायर करने के। एक नेक्स्ट तरीका है नेचुरलाइजेशन के, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में इसी की वजह से, नेचुरलाइजेशन की वजह से ही न्यूज़ में था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, ये ऑन एप्लीकेशन आप नेचुरलाइज सिटीज़न बन सकते हैं बट नॉट बीइंग एन इलीगल इमिग्रेंट। आप इलीगली अगर कंट्री के अंदर नहीं आए हैं तो आप बाय एप्लीकेशन भी नेचुरलाइज्ड सिटीज़न बन सकते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। शुड नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ कंट्री विच डज नॉट अलाउ इंडियंस टू गेन सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री थ्रू नेचुरलाइजेशन। उन्हीं कंट्री के लोगों को हम नेचुरलाइज्ड सिटीजन बना सकते हैं जिन कंट्री में इंडियन सिटीजन नेचुरलाइज सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है। चाहे वो फ्रेंडली हो या ना हो, लेकिन उस कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये होनी चाहिए कि इंडियन को भी नेचुरलाइज सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, तभी हम उनको, उनके सिटीजन को नेचुरलाइज सिटीजनशिप देंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? मस्ट गिव एन अंडरटेकिंग टू रिनाउंस फॉरेन सिटीजनशिप। उनको ये दूसरे सिटीजनशिप को रिनाउंस करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है। हैज़ आइदर रेसाइडेड इन इंडिया फॉर और हैज़ वर्कड फॉर गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर 12 months immediately before application, must have also resided or served government for a minimum aggregate of 11 years in the span of 14 years before the said 12 months of immediately residence। इसका मतलब ये है कि जो इंसान एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने जा रहा है सिटीजनशिप के लिए, वो पिछले करीब 14 साल के स्पैन में 11 साल इंडिया का रेसिडेंस होना चाहिए। ठीक है। इंडिया में रहा होना चाहिए या गवर्नमेंट सर्विस में रहा होना चाहिए, और जो लास्ट के 12 महीने हैं उसमें कंटिन्यूसली रहा होना चाहिए। ठीक है। 14 में से 11 साल होना चाहिए। 14 साल में से 11 साल तो इंडिया में रहा होना चाहिए, लेकिन जो 11 साल का जो लास्ट के 12 महीने हैं उसमें कंटिन्यूसली रहा होना चाहिए, एक भी दिन बाहर नहीं गया होना चाहिए, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है, नेचुरलाइज तरीके से पा सकता है सिटीजनशिप। लेकिन क्या इसमें कंट्रोवर्सी हुई कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, इसमें बोला गया कि 3 कंट्रीज जो कि हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री से आने वाले माइनॉरिटीज़ जो कि 6 मेजर रिलीजन से बिलोंग करेंगे, ठीक है, जो कि है हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, हाँ पारसी भी है ये, और बुद्धिस्ट और जैनिस्ट। इन 6 रिलीजन से अगर आपका नाता है और आप इन 3 कंट्री से आ रहे हो, है ना, और आपने माइग्रेट कर लिया है 31 दिसंबर 2014 से पहले, 2014 31 दिसंबर से पहले, तो आपको 11 साल की जगह, जो 14 में से 11 साल चाहिए था उसमें 11 साल की जगह 5 साल ही रहना पड़ेगा नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनने के लिए, अप्लाई करने के लिए। बात समझ में आ रही है? पॉइंट ये है कि जो सिचुएशन थी ये वाली
कि 14 साल में से 11 साल रहना पड़ेगा और उसमें भी लास्ट 12 महीने कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा। उस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हुए इन 6 कम्युनिटीज़, इन 6 रिलीजन के लोगों के लिए जो माइनॉरिटी हैं इन 3 कंट्रीज़ में, उनको सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, जिसमें 2014 31 दिसंबर से पहले अगर आप आ गए हो तो आपको 5 साल ही रहना पड़ेगा नेचुरलाइज सिटीज़न बनने के लिए। ठीक है, तो मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। ठीक है, पहले 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, फिर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ये 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया। और फिर 92, इन दोनों प्लस करते हैं तो 92 आता है ना, तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया। तो इस तरीके से 22 लैंग्वेज हो गई। ठीक है, और इन 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज का अच्छे से आपको आनी चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप नेचुरलाइज सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट इंटेंड टू रिसाइड इन इंडिया, है ना, ऐसा इंटेंशन क्लियर होने चाहिए कि उसको इंडिया में ही रिसाइड करना है। एंटर और कंटिन्यू गवर्नमेंट सर्विस और सर्विस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज़ अ मेंबर और अंडर, इन सब सिचुएशन में से कोई एक उसको करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट में वेव ऑल अबव कंडीशन फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। ठीक है, मतलब ये पॉइंट ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एकाधिकार है ना, वो हो सकता है कि ये कुछ भी ना फॉलो कर रहा हो एक इंसान, लेकिन सोशल सर्विस में अच्छा हो, फिलेंथ्रोफी में अच्छा हो, है ना, फिलोसफी में अच्छा हो, कि कोई भी एक ऐसी कोई कंडीशन में बहुत अच्छा हो और गवर्नमेंट उसको बोले कि इतनी कंडीशन आप फुलफ़िल कर रहे हो कि आप सिटीज़न बन सकते हो, और उसको स्पेशली सिटीजनशिप दे दी जाए। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस, और लास्ट में उसको ओथ ऑफ एलिजेंस तो लेनी ही पड़ेगी सिटीजनशिप एक्वायर करने से पहले, कि मैं इस देश के प्रति वफादार हूँ, ऐसी एलिजेंस की ओथ। ठीक है, फिर 3 मेथड हो गए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बहुत सिंपल है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ये कहता है कि अगर इंडिया ने किसी को भी फ्यूचर में एक्वायर किया, है ना, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर किया, तो वहाँ के लोग भी इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। एक लॉ पास करेगा पार्लियामेंट, जैसे कि ये है सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962। तो पौंडीचेरी को जब पोर्चुगीज़ को भगा के एक्वायर किया गया, तो ये ऑर्डर के थ्रू सारे पोर्चुगीज़ में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट थे वो इंडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर सिटीजन ऑफ पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड क्या है, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था बांग्लादेश से इंडिया की तरफ, तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश से इंडिया की तरफ, उन लोगों की परेशानी, उन लोगों की माइग्रेशन की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था, और जो लोकल पॉपुलेशन थी नॉर्थ ईस्ट की, उधर पे बहुत ज़्यादा उनके कल्चर को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो उसकी वजह से माइग्रेशन रोकने के लिए, इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ने के लिए असम अकॉर्ड लेके आया गया। ठीक है, मेनली ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पहले की सिचुएशन के बारे में बात करता है, उसके बाद के लोगों को ये रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ सिटीजन, है ना, जो माइग्रेट हुए हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 लेड फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन, जो 85 का अमेंडमेंट आया था सिटीजनशिप में, उसने असम अकॉर्ड की बात की है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम बिफोर एक 1 जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश एंड हैव बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ असम सिंस आर सिटीजन। ठीक है, जो पहले 1 जनवरी 1966 से पहले आ गए वो तो इंडिया के ऑर्डिनरी सिटीजन बन गए हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे जो असम में, वो सिटीजन बन गए हैं। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि हु केम टू असम आफ्टर, ऐसे लोग ऐसे पीआईओ जो 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1971 के बीच में इंडिया में आए हैं, उनको सबसे पहले फॉरेनर डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और उनको फॉरेनर डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और उनको बोला जाए कि आप 10 साल तक सिटीजन नहीं रहेंगे, शैल नॉट बी अ सिटीजन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है,
जब से आप डिटेक्ट किए गए हैं फॉरेनर, तब से आप 10 साल तक इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आए हैं तो आप फॉरेनर डिटेक्ट किए गए हैं और 10 साल तक आप क्या बोलते हैं सिटीज़न नहीं रहेंगे, उसके बाद रह सकते हैं। और तब तक आपको मेजर राइट्स नहीं मिलेंगे, मतलब राइट्स मिलेंगे लगभग, लेकिन राइट टू वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, शैल हैव ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, सिटीजन की तरह सारे राइट्स होंगे, बस राइट टू वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, हमने एक्वायर करने के 5 मेथड देख लिए, जिसका निमोनिक हमने कल देखा था, ब्रांड, बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन, है ना, और डिसेंट। ये 5 मेजर तरीके से हमने एक्वायर करने का तरीका देख लिया, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 बात करता है। उसमें हमने एक मेजर अमेंडमेंट भी देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या बात करता है 2019, क्या उसका कंट्रोवर्सी क्या थी, क्यों लोगों को कुछ कौन सी कमिटीज़ को फ़ायदा मिल रहा है उससे, है ना। फिर उसके बाद लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रीवेशन। 3 ही तरीके हैं, एक्वायर करने के 5 तरीके हैं और लॉस करने के, सिटीजनशिप को लूज करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, रिनाउंस, रिनंसिएशन मतलब त्यागना, है ना। तो अपनी सिटीजनशिप को त्यागा कैसे जा सकता है, आप खुद से डिक्लेयर कर दें, है ना, एक कोई भी सिटीजन खुद से डिक्लेयर कर दे, यानी सिटीजन कैन रजिस्टर अ डिक्लेरेशन ऑफ रिनाउंसिएशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो किसी ने खुद से बोल दिया कि मैं आज से सिटीजन नहीं रहना चाहता, तो उसकी सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा रिनाउंसिएशन अगर आपने वॉर के ड्यूरेशन में किया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट उस टाइम पे आपका होल्ड लगा दे कि अभी नहीं देखेंगे, अभी हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बाद में देखते हैं कि आपका रिनाउंसिएशन की प्रोसेस को आगे बाद में बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो माइनर चाइल्ड है ऐसे इंसान का, जिस इंसान ने रिनाउंस की, उसका जो अगर बच्चा 18 ईयर से कम है तो उसकी भी सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी जाएगी, जब तक वो 18 साल तक नहीं होता। 18 साल होने के बाद उससे पूछा जाएगा कि क्या आप बनना चाहते हैं इंडियन सिटीजन, अगर उसने हाँ बोला तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, माइनर चाइल्ड ऑल्सो लूजेज सिटीजनशिप, कैन वॉलेंटरीली रिज्यूम सिटीजनशिप आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18। ठीक है, अब टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना, किसी की सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना, कैसे टर्मिनेट किया जाएगा, सिटीजनशिप इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन अ पर्सन वॉलेंटरीली एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप। ठीक है, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है, ये पहले भी हम एक बार देख चुके हैं, आर्टिकल 9 नो डुअल सिटीजनशिप की बात करता है। उसी में ये बात बोली है कि आप ऑटोमेटिकली अपनी सिटीजनशिप खो दोगे अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को अपनाया। वही टर्मिनेशन है कि ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी अगर आपने खुद से एक्वायर की किसी और कंट्री की सिटीजनशिप। ठीक है, लेकिन ये टर्मिनेशन, सपोज यूक्रेन और रशिया वॉर है और एकदम से यूक्रेन का कोई बहुत ज़्यादा डेंजर में से कोई टेरिटरी है और वहाँ के लोग बोलें कि हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन वहाँ नहीं फॉलो होती ऑल्दो, लेकिन ऐसी कंडीशन में, जब वॉर की कंडीशन में है, तो कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता अपनी सिटीजनशिप। ठीक है, टर्मिनेशन वॉर की कंडीशन में नहीं फॉलो होती है, नॉट एप्लीकेबल इन द टाइम ऑफ वॉर। फिर डेप्रीविएशन, डेप्रीविएशन में क्या है, डिप्राइव करना। कौन डिप्राइव कर सकता है आपको आपकी सिटीजनशिप से, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपकी सिटीजनशिप छीन सकती है। कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 10 में नहीं बोला गया, आर्टिकल 10 में बोला गया है कि बाय लॉ मॉडिफाई कर सकती है आपकी सिटीजनशिप, तो वही है बाय डिप्रीविएशन, कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कंपलसरी टर्मिनेट कर सकती है अगर आपने ऐसा कोई काम किया। क्या काम है, द सिटीजनशिप हैड बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर पता चल गया कि मेलेफाइड इंटेंशन के साथ आपने सिटीजनशिप एक्वायर की, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद साथ आपने सिटीजनशिप एक्वायर की, कि आपकी एक्चुअल में क्वालिफिकेशन फॉलो हुई नहीं और आपने सिटीजनशिप के फॉर्म में भर दिया कि भाई मैं 5 साल रह लिया हूँ या फिर 11 साल रह लिया हूँ और मेरे को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे दो।
तो ये फ्रॉड हुआ, क्योंकि आप 5 साल तो रहे नहीं या 11 साल तो रहे नहीं, तो इसीलिए वो फ्रॉड माना जाएगा। डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप सिटीजनशिप पा लिए हो या फिर ऑलरेडी बाय बर्थ सिटीजन हो इंडिया के, और आप ये पता चला कि आप डिसलॉयल हो, खालिस्तानी मूवमेंट सपोर्ट करते हो, आईसिस में आप जाना चाहते हो, हैं, या फिर आईसिस को सपोर्ट कर रहे हो और इंडिया के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में भी सिटीजनशिप ली जा सकती है। ठीक है। अनलॉफुल ट्रेड और कम्युनिकेशन विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, ऐसी सिचुएशन में सपोज इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ और ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, इम्पोर्टेंट डेटा बता रहा है जिससे उनको हेल्प मिल रही है वॉर में, ऐसी सिचुएशन में भी सिटीजनशिप ली जा सकती है। 2 years imprisonment in any country within 5 years of registration or naturalization of the citizenship। अभी जस्ट आपने सिटीजनशिप के लिए नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप पाई है, या नेचुरलाइजेशन से या रजिस्ट्रेशन से, इन दोनों तरीके से पाई है, और 5 साल के अंदर आपको 2 साल की सज़ा हो गई किसी भी देश में, तो भी आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। ठीक है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री फॉर 7 years अनलेस citizen is a student of government servant or has registered annually to retain citizenship। ऐसा इंसान जिसने सिटीजनशिप अभी एक्वायर की और 7 साल फिर से बाहर चला गया। नेचुरलाइजेशन में ये बात बोली थी कि इंटेंट होना चाहिए रेसिडेंट होने का, इंडियन रेसिडेंट होने का इंटेंट होना चाहिए। आप 7 साल बाहर चले गए और आप गवर्नमेंट सर्विस में भी नहीं हो, स्टूडेंट भी नहीं हो, और आपने रजिस्टर भी नहीं किया, पहले से बताया भी नहीं है, स्टूडेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं हो और रजिस्टर्ड भी नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया प्रोवाइड्स फॉर नेशनल सिटीजनशिप ओनली, सिर्फ इंडिया एज अ कंट्री की सिटीजनशिप है, स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं है। हम एक सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करते हैं, ये कहीं ना कहीं ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। तो हम ऐसी सिटीजनशिप सिर्फ एक्वायर करने की बात करते हैं जो सिंगल है ना, सिंगल सिटीजनशिप। सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल इन ऑल स्टेट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन एज फॉलोज। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट की सिटीजनशिप होती है या रिकॉग्नाइज करता है इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आर्टिकल 16 अलाउ करता है कुछ कंडीशन ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, आर्टिकल 16 बोलता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन उसने स्पेशल कंडीशन ये बोली है कि कुछ कुछ एम्प्लॉयमेंट में हम रेसिडेंस को रखेंगे। तो रेसिडेंस को हम कुछ में स्पेशल जो प्रिविलेज दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेट सिटीजनशिप मानते हैं। हम स्टेट सिटीजनशिप नहीं मानते, बस हम रेसिडेंट को कुछ ऑक्यूपेशन में स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा सिंगल सिटीजनशिप कहीं भी हार्म नहीं होगा। आर्टिकल 15 भी बोलता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो इससे भी, इसमें भी कई बार क्या होता है कि रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे, स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो रेसिडेंस के बेसिस पे अंडर आर्टिकल भी अगर कोई स्पेशल बेनिफिट मिल भी रहे हैं एजुकेशन के लिए, है ना, तो उसको भी हम स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मानेंगे। ठीक है। आर्टिकल 19 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, है ना, आर्टिकल 19 1D, फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी वजह से या फिर रेसिडेंस की वजह से कई जगह पे रोका भी जाता है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया से। तो यहाँ पे आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। इनर लाइन परमिट एरिया होते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारी जगह पे इनर लाइन परमिट एरिया है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपको सिर्फ रेसिडेंट को ही अलाउ है रहना, और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बीइंग अ सिटीजन ऑल्सो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन इनर लाइन परमिट एरिया वालों को स्पेशल सिटीजनशिप दे दी गई है उस स्टेट की या उस एरिया की, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अलग रीज़न है। तो ये सब 16, 15, 19 ये सब डुअल सिटीजनशिप को प्रमोट नहीं कर रहे, ये स्पेशल कंडीशन है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर JNK का तो आपको पता ही, अब तो
इनफेक्टिव हो गया 35A। आर्टिकल 35A के अंडर JNK भी बोलता था कि हम सिर्फ रेसिडेंट्स को यहाँ पे प्रॉपर्टी अलाउ करेंगे, जो कि अब इनफेक्टिव हो गया है। ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, बाहर रहने वाले ओवरसीज सिटीजन और नॉन रेसिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब क्या है? एक होता है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। इसको सिटीजन से बहुत क्लोज एक्चुअली है, सिटीजन ही, लेकिन इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहा NRI। ठीक है, उसको लगभग सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं जो एक सिटीजन को मिलेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट सम लाइक के प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और ऐसे छोटे मोटे, बाकी राइट टू वोट भी उसको मिलता है। ठीक है, एक NRI को। लेकिन दो और सिचुएशन होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज कार्ड होल्डर। तो ओवरसीज कार्ड होल्डर क्या है कि ऐसी कुछ कंट्रीज जिधर पे डुअल सिटीजनशिप चलती है, उन कंट्रीज़ को इंडिया अलाउ करता है कि आप ओवरसीज कार्ड होल्डर इंडिया के रह सकते हो। कहीं भी ये नहीं बोलता कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन ऐसे लोगों को अलाउ करता है। फिर बाद में इसको सारी कंट्रीज़ में वो कर दिया था कि सभी कंट्री के लोग ओवरसीज कार्ड होल्डर बन सकते हैं, है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं। ठीक है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसे पर्सन जो किसी और कंट्री के सिटीजन है, लेकिन वो ओरिजिन उनके रूट्स इंडियन है, वो भी, ये दो कैटेगरी हुआ करती थी। 2015 में ये दोनों कैटेगरी को मर्ज कर दिया गया। अब सिर्फ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ही जाना जाता है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं NRI के कंपैरिजन में कम प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, NRI को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, एक कमेटी बनी थी LM संघवी, ठीक है, 2000 में, सितंबर 2000, कमेटी टू इंडियन डायस्पोरा अंडर LM संघवी सेटअप। ठीक है, 2003 अमेंडमेंट एक्ट क्रिएटेड OCI और PIO। OCI और PIO का 2003 में आया था, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। उसमें बोला था कि 16 कंट्रीज विच अलाउ डुअल सिटीजनशिप, उनको ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल सकती है। फिर 2015 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? सेम कंडीशन एज फॉर सिटीजन एक्सेप्ट रेसिडेंसी के अलावा सेम एलिजिबिलिटी है। बेनिफिट्स क्या है? कैन विजिट इंडिया फॉर लाइफ लॉन्ग विदाउट वीज़ा, हाउएवर स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड फॉर दिस। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के अलावा ये नॉर्मली विजिट कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, नॉन एंटाइटलमेंट, क्या क्या इनको राइट्स नहीं है? ये राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आर्टिकल 16 अप्लाई नहीं होता है ओवरसीज कार्ड होल्डर के लिए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, फिर ये प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकते, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बन सकते, हाई कोर्ट के जज भी नहीं बन सकते, और पब्लिक स्पेसिफिक पब्लिक सर्विस भी नहीं अप्लाई कर सकते। राइट टू वोट एक लीगल राइट है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और इलेक्शन के लिए कंटेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंसेस थे NRI एंड OCI एंड PIO के। Which of the following are the condition for obtaining citizenship by naturalization? Naturalization को हमने बहुत डिटेल में देखा था। He must not be a citizen of country where Indian citizens were prevented from becoming citizens by naturalization, ये बात सही है। He has renounced the citizenship of other country, ये भी बात सही है। He has an adequate knowledge of a language recognized in the constitution, शेड्यूल 8 के अंदर एक लैंग्वेज को उसकी नॉलेज होनी चाहिए थी। तो सारी बात सही है इधर पे नेचुरलाइजेशन होने के लिए। Consider the following statement. Constitution of India and the United States of America envisage a dual polity, the union and the state, but a single citizenship. ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में तो है, US में नहीं है, तो बात तो गलत हो गई है। ठीक है, a naturalized citizen of India can never be deprived of his citizenship. एक नेचुरलाइज सिटीजन को कभी भी उसकी सिटीजनशिप नहीं ली जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, काइंड ऑफ अनलिमिटेड पावर, बहुत ज़्यादा पावर है, वो किसी से भी सिटीजनशिप ले सकते हैं ना। आर्टिकल 10 भी बोलता है कि आप बाय लॉ आपसे सिटीजनशिप ली जा सकती है। तो नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ केरला और ऑन आफ्टर 26 जनवरी 1950 विल बी अ सिटीजन ऑफ। ठीक है, केरला में पैदा हो चाहे किसी भी कंट्री, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में पैदा हो, आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन रहोगे। ठीक है, उस स्टेट के नहीं।
अ सिटीजन एक्वायरिंग सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत न्यूज़ में था, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इसको पढ़ना। तो सिटीजन एक्वायरिंग सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन में बिलोंग टू एनी कंट्री विदाउट क्वालिफिकेशन, में कीप द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, must either reside in India or serve the government of India for at least 1 year immediately preceding the date of application। ये बात अपन ने की है कि 14 ईयर्स में से 11 ईयर्स उसको रहना पड़ेगा, जिसमें से लास्ट के 1 ईयर 12 महीने कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा। 2019 अमेंडमेंट एक्ट से ये 11 ईयर्स को 5 ईयर्स कर दिया 3 कंट्री की माइनॉरिटीज़ के लिए, है ना, वो भी 2014 31 दिसंबर से पहले के लिए। The detailed provision regarding acquisition and termination of Indian citizenship are contained in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्वायर और टर्मिनेशन के बारे में बात करता नहीं है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके थ्रू अपन टर्मिनेशन और एक्विजिशन की बात करते हैं, है ना। तो आंसर ए होगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।